हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। हम देख रहे थे एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने मुगल्स को स्टार्ट किया था और हमने 57 नंबर क्वेश्चन देख लिया था। आज हम 58 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ रैंक्स अंडर द मनसबदारी सिस्टम। और इसके पहले मैं आपको बोलूंगी, प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। आपको बहुत अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के काफ़ी डिटेल वीडियो है, घटना चक्र के भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अब 58 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिवीजन ऑफ जो रैंक था मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू टू, जात एंड सवार। The word jat means personal, which fixed the personal status of a person. The sawar indicated the number of cavalrymen a person was required to maintain. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है करेक्ट है डिवीजन ऑफ रैंक के रिगार्डिंग, जो कि मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत है। तो और करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, क्योंकि ये जो मनसबदारी सिस्टम था जिसमें रैंक्स जो डिवाइड था वो दो पार्ट्स में था, जात और सवार। और जात जो था वो मेनली पर्सनल था, जो कि क्या बताता था, पर्सनल स्टेटस, जो पर्सन है उसका पर्सनल स्टेटस बताता था जात। जबकि जो सवार होता था वो बताता था कि आपके पास कितने मतलब कैवलरी हैं, कैवलरी मैन कितने हैं आप मेंटेन कर रहे हैं, कितने कैवलरी मैन आप मेंटेन कर रहे हैं, वो सवार बताता था। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार। मनसबदारी जो सिस्टम था वो इम्पोर्टेंट था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को, और ये स्टार्ट किया गया था, डेवलप हुआ था किसके टाइम पे, अकबर के रेन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या था कि मनसबदार रैंक जो था मनसब्स को दिया जाता था, यानी पर्सन को दिया जाता था, और वो दो पार्ट में डिवाइड होता था, जात और सवार। जात जो था वो पर्सनल होता था, पर्सनल स्टेटस होता था, जबकि सवार जो है वो बताता था कि उसको कितने कैवलरीमैन को मेंटेन करना है। 59th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर, व्हिच वाज समवॉट लाइक इक्ताज। द नंबर ऑफ मनसबदार्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब. They only had the rights to revenue of their assignment, which was allocated for them by their servants. In Akbar reign, these jagirs were carefully assessed, which was not followed by the successive ruler. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो मनसबदार जो है वो रिसीव करते थे अपनी सैलरी को कैसे, रिव्यू के द्वारा। जो उनको जागीर दी जाती थी, लैंड जो दी जाती थी, उससे जो रेवेन्यू आता था उससे उनको सैलरी मिलती थी। ऐसे ही सिस्टम था इक्ता सिस्टम, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। द नंबर ऑफ मनसबदार्स वेर लोवेस्ट ड्यूरिंग द और रेन ऑफ औरंगजेब। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे मनसबदार का जो नंबर्स था वो काफ़ी बढ़ गया था, मतलब सबसे ज़्यादा हो गया था। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, दे ओनली हैड द राइट टू रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी जो राइट्स होती थी रेवेन्यू कलेक्शन का, वो जो असाइन किया जाता था जागीर्स वही होता था, और उसमें कलेक्ट किया जाता था किसके द्वारा, उनके सर्वेंट्स के द्वारा। ये बिल्कुल सही बात है। अकबर के टाइम पे जो जागीर्स थे वे केयरफुली असिस्ट किए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको पता है मनसबदारी जो सिस्टम ही था वो डेवलप हुआ था अकबर के रेन के टाइम, ठीक है, और सक्सेसिव रूलर के द्वारा उतने अच्छे से इसको फॉलो नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो कोड होगा हमारा सही होगा। नॉट ऑल द मनसबदार्स वेर मिलिट्री ऑफिसर्स. Those who held high civil post under the Mughals were also mansabdar and were graded accordingly. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है कि नॉट ऑल द मनसबदार्स वर मिलिट्री ऑफिसर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है those who held high civil post under the Mughals were also mansabdar and were graded accordingly. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि जो सारे मनसबदार होते थे वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं हुआ करते थे, मतलब ज़रूरी नहीं था कि जो मनसबदार होंगे वो मिलिट्री ऑफिसर्स ही होंगे। बिल्कुल गलत बात है, मतलब ऐसा बिल्कुल सही था कि सारे मनसबदार जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स नहीं थे। एंड जो हाई सिविल पोस्ट
हेल्ड करते थे मुगल्स के टाइम पे, वो भी मनसबदार हुआ करते थे। इससे ये पता चलता है कि जो सारे हुआ करते थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थी, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मनसबदार का रैंक ही उनको मिले। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और ये पहली बार इंट्रोड्यूस होता है अकबर के पीरियड में, ये हमने देख लिया था। और ये सिर्फ कन्फाइंड नहीं रहता है मिलिट्री सिस्टम है, ये सिविल डिपार्टमेंट भी होता है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन इन द मनसबदारी सिस्टम। तो मॉडिफिकेशन जो मनसबदारी सिस्टम में होता है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। जहांगीर इंट्रोड्यूस 2 अस्पा सी अस्पा सिस्टम इन शाहजहां रेन, द नंबर ऑफ सवार्स वे इंक्रीज ड्रास्टिकली। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कि जहांगीर ने स्टार्ट किया था 2 अस्पा और सी अस्पा का सिस्टम। 2 अस्पा मतलब 2 हॉर्सेस, सी अस्पा का मतलब होता था 3 हॉर्सेस। तो ये स्टार्ट किया गया था जहांगीर के टाइम पे, और ये भी एक टाइप का मनसबदारी सिस्टम ही था। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर से। शाहजहां के रेन में नंबर ऑफ सवार जो थे ड्रेस्टिकली इंक्रीज, ड्रेस्टिकली, ये सारे जो वर्ड्स ओनली, ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखना होता है इसको। हाँ, नंबर जरूर इंक्रीज हुए थे औरंगजेब के पीरियड में, ये ध्यान रखेंगे आप। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा टोडरमल एंड हिज रेवेन्यू सिस्टम। तो राजा टोडरमल और उनके रेवेन्यू सिस्टम के रिगार्डिंग देखना है हमें। टोडरमल वॉज ब्रिलियंट रेवेन्यू सिस्टम मिनिस्टर ऑफ द अकबर। टोडरमल कौन थे? ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के पीरियड में। ही कैरिड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉपिल्स, प्राइसेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर a 15-year period. His revenue system was also implemented in far-flung provinces such as Gujarat and Bengal. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द रेवेन्यू जो सिस्टम था टोडरमल के द्वारा जो अपनाया गया था उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि टोडरमल जो है वो ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के पीरियड का, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हाँ, वो केयरफुल सर्वे तो अपनाए थे क्रॉप इल्ड का, लेकिन एरिया जो कल्टिवेटेड था 15 ईयर्स पीरियड का नहीं 10 ईयर्स पीरियड्स का होता था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग। हिज रेवेन्यू सिस्टम वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन फार फ्लंग प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। नहीं, बंगाल में नहीं अपनाया गया था, इलाहाबाद में अपनाया गया था, यूपी में, बंगाल तक नहीं पहुंचा था ये। ठीक है, तो जरूर ये मालवा से गुजरात और लाहौर से इलाहाबाद तक हुआ था, लेकिन बंगाल तक नहीं हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग हो जाता है। सेकंड और थर्ड हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 63rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर मेनी रूलर्स वर असाइन्ड वतन जागीर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द मीनिंग ऑफ वतन जागीर। तो कौन सा जो है वो मीनिंग डिनोट करता है वतन जागीर, जो कि ये मुगल्स के टाइम पे असाइन किया जाता था। तो हमें बताना है जागीर असाइन टू सन ऑफ द रूलर्स, जागीर असाइन टू रूलर्स इन देयर होमलैंड, जागीर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग वतन जागीर। तो जागीर असाइन किया जाता था किसको? रूलर्स को उनके होमलैंड में, और इसी को बोला जाता था वतन जागीर। वतन मीन्स होमलैंड और जागीर मीन्स लैंड, तो समझ गए होंगे। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर मेनी रूलर्स वेर असाइंड वतन जागीर, जिसका मतलब होता था जागीर, जो कि असाइन किया जाता था रूलर्स को उनके होमलैंड में, और वही हेरिडेटरी था और नॉन ट्रांसफरेबल था। हेरिडेटरी था और नॉन ट्रांसफरेबल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 64th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल पीरियड द टर्म जमादानी डिनोट्स। तो जमादानी टर्म्स क्या डिनोट करता है ये हमें बताना है। मुगल का ये रेवेन्यू सिस्टम रह चुका है। तो सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग असेस्ड इनकम ऑफ जागीरदार बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट, क्योंकि जमादानी एक्चुअली क्या होता था, आप मतलब जमादामी थोड़ा बहुत, अगर अभी जो हमारे रूरल इंडिया है वहाँ पे अगर आप समझ पाए तो थोड़ा समझ पाएंगे कि जमादामी मतलब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स या जमा ऐसे कुछ से रिलेटेड है। तो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स होता था जो कि कंटेन करता था जो इनकम होता था जागीरदार का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 65th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर द रोल ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड अमल गुजार। तो अमल गुजार कौन था अकबर के टाइम पे, जो कि एक ऑफिशियल था।
to be in charge of law and order, to make an assessment and collection of land revenue, to be in charge of imperial household, to maintain the royal treasury। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो रही है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और टू बी इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टू मेक असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, टू बी इन चार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, टू मेंटेन द रॉयल ट्रेजरी। तो एक्चुअली जो अमल गुजार था अकबर के टाइम पे वो कौन था, वो असेसमेंट करता था और कलेक्शन करता था किसका, लैंड रेवेन्यू का। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अमल गुजार कौन था, प्रोविंशियल ऑफिसर था सरकार में, मतलब सरकार आपको पता है ना प्रोविंसेस कही जाती थी, तो वहां का प्रोविंशियल ऑफिसर कौन था, अमल गुजार था। और उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एसेस करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू। उसको आमिल भी कहा जाता है, ठीक है, अमल गुजार को आमिल भी कहा जाता था। और वो डेली रिपोर्ट करता था एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को, किसको, जो प्रोविंस का दीवान होता था उसको। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप। 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा जो पेयर है और टर्म्स है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमें बताना है। तो खाली सा, विलेज हुज इनकम वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजरी, मौजा रिविलियस टेरिटरी, इनाम लैंड एलोकेटेड टू लर्नेड एंड रिलीजियस मेन, जागीर टेरिटोरियल लैंड एलोकेटेड टू फार्मर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो खालिसा के बारे में तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि जो विलेज जिसका इनकम जो था वो डायरेक्टली स्टेट ट्रेजरी को जाता था उसको खालिसा लैंड भी कहा जाता था। खम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वॉर बूटी होती थी वो होती थी खम्स, ठीक है, और उससे जो मतलब कुछ रेवेन्यू जो जाता था वो किसको जाता था, जो रूलर्स होते थे उनको। मौजा क्या होता था, मौजा रिविलियस टेरिटरी होती थी। इनाम क्या होता था, जो लर्नेड पर्सन होते थे, रिलीजियस मैन होते थे, उनको जो लैंड एलोकेट किया जाता था, अलॉट किया जाता था, उनको इनाम कहते थे। जागीर जो है वो टेरिटोरियल लैंड जो है वो भी एलोकेट किया जाता था, लेकिन फार्मर्स को नहीं, नॉबल मैन को जो मतलब लैंड एलोकेट किया जाता था उसको बोला जाता था जागीर। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा डी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जागीर को डिफरेंट टाइप से जाना जाता है, जैसे कि तनख्वाह, मशरूत, वतन, अल्तम गाह जागीर, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे कि जागीर का और भी नाम है, तनख्वाह, मशरूत, वतन और अल्तमगाह जागीर। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स। पहला जो है वो पहले स्टेटमेंट, इन 1580 अकबर इंस्टीट्यूटेड अ न्यू सिस्टम रेवेन्यू कॉल्ड दहसाला सिस्टम। तो अकबर ने न्यू दहसाला सिस्टम इंस्टीट्यूट किया था 1580 AD में। सेकेंड है दहसाला सिस्टम स्टेट शेयर वाज 1/4 एंड अंडर दिस सिस्टम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन टैक्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि 1580 में क्या होता कि अकबर ने इंस्टीट्यूट किया था न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कॉल्ड दहसाला। तो न्यू रेवेन्यू सिस्टम अकबर के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था जिसको दहसाला क्या कहा जाता था। और आप अगर मतलब ध्यान रखेंगे दहसाला से आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा, अगर हम इनको तोड़े तो दह और साला, मतलब दह का मतलब होता है 10 10 और साला मीन्स एनुअली, मतलब साल, 10 सालों पे ये कैलकुलेट किया जाता था एवरेज। और जो दहसाला सिस्टम था उसमें शेयर 1/4 नहीं होता था, 1/3 हुआ करता था, ठीक है। तो 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वाज द स्टेट शेयर, जो कि दहसाला सिस्टम में था। और इस सिस्टम का रेवेन्यू जो होता था वो कलेक्ट किया जाता था कैश में। ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, हमारा बी आंसर हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इसमें दिया हुआ है सोइल टाइप एंड उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो पोलाज, चाचर, बंजर, और पोलाज को अनकल्टिवेटेड लैंड, चाचर फॉलो फॉर 3-4 years, बंजर फॉलो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट है। तो एक्चुअली जो चाचर है वो 3-4 साल पर किया जाता है, ये बिल्कुल सही, फॉलो इसका 3-4 साल में होता है, ये बिल्कुल सही है। बंजर लॉन्गर पीरियड के टाइम पे किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
पोलाज जो होता है वो कंटिन्यूस कल्टिवेटेड लैंड होता है, मतलब ये मेनली फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। तो पोलाज फर्टाइल लैंड होता है, अनकल्टिवेटेड लैंड नहीं होता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही सही है। पोलाज वैसा लैंड होता है जो कल्टिवेट किया जाता है, हर साल उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, काफ़ी फर्टाइल रीजन होता है। परती जो होता है उसको 2 साल में एक बार इसको कल्टिवेट किया जाता है। चाचर 3 से 4 साल में। बंजर जो है उसको मतलब काफ़ी टाइम के बाद कल्टिवेट किया जाता है। ये वर्स्ट काइंड ऑफ, इस सबसे ज़्यादा इनफर्टाइल लैंड कौन सा होता है? बंजर ही होता है। बंजर के बाद चाचर होता है, उसके बाद परती होते हैं, उसके बाद पोलाज होता है। 16 परती, अभी भी आप जब ईस्टर्न यूपी में जाते होंगे तो सुनते होंगे परती लैंड, ईस्टर्न बिहार वाले रीजन में भी आपको सुनने को मिलता होगा। परती, बंजर, इन सब से तो आप अवेयर ही होंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द मीनिंग ऑफ वर्ड बटाई ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वॉज। तो बटाई सिस्टम क्या था मेडिवल पीरियड के टाइम पे? तो बटाई का मतलब क्या था? रिलीजियस टैक्स, सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा बटाई के रिगार्डिंग। तो बटाई जो था ड्यूरिंग मेडिवल टाइम पे वो एक कैलकुलेटिंग रेवेन्यू सिस्टम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बटाई जो था क्या था? रेवेन्यू सिस्टम को कैलकुलेट करने का एक मेथड था, और जिसमें जो था प्रोड्यूस जो भी होता था ना वो डिवाइड होता था किसके? फार्मर्स और स्टेट के बीच में होता था, और इसको गल्ला बिक्सी सिस्टम भी कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, बटाई अभी भी चलता है गांव वाले एरिया में, आप जरूर सुने होंगे। Which of the following is correct regarding the जब्ती सिस्टम ऑफ द अकबर? तो अकबर के जब्ती सिस्टम के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इट वॉज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द एरिया ऑफ फ्रॉम लाहौर टू इलाहाबाद एंड इन मालवा एंड गुजरात, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। हमें बताना है जब्ती सिस्टम जो था वो अकबर के जब्ती सिस्टम रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले बिल्कुल करेक्ट है, ये एक मेजरमेंट सिस्टम था, मेजरमेंट और असेसमेंट सिस्टम था, ये बिल्कुल सही बात है, और इसको बंदोबस्त सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और मेनली इसको जो डेवलपर हैं वो टोडरमल है, टोडरमल है, ठीक है। तो और ये फैला हुआ था कहाँ से? इंट्रोड्यूस किया था लाहौर से इलाहाबाद और मालवा एंड गुजरात में। इसके पहले हमने पहले भी पढ़ लिया है जब हम किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे थे? टोडरमल के सिस्टम के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि जो जब्ती यानी बंदोबस्त सिस्टम जो टोडरमल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वो लाहौर से इलाहाबाद और मालवा और गुजरात रीजन में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज हेडेड बाई मीर बख्शी, द न्यूज रिपोर्टर वेर नोन एज वकिया नवीस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस था वो हेड किया जाता था मीर बख्शी के द्वारा, ये बिल्कुल सही बात है। और जो न्यूज़ रिपोर्टर होते थे उनको वकिया नवीस ही कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और बारीद किसको कहते थे? जो मतलब जो पर्सनल होता था, गुप्तचर टाइप एक कह सकते हैं, उसको बारीद कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। वकिया नवीस न्यूज़ रिपोर्टर होते थे और डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस को हेड किया जाता था मेरे बख्शी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर प्लेड की रोल इन कंसोलिडेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्ड्स विथ इट, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय हिम। तो कौन कौन से जो रिफॉर्म्स था जो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था जब उसने कंसोलिडेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है, द ऑथोरिटी ऑफ द पोस्ट वकील वॉज रिड्यूस्ड, Akbar popularized the title of Diwan-e-Ala on the place of Wazir. The number of subhas were reduced to 12 under his reign. He prohibited the tradition of झरोखा। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल झरोखा सिस्टम तो उसके द्वारा प्रोहिबिट ही नहीं किया गया था, ये सारा काम तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो फोर्थ तो होगा ही नहीं, फोर्थ जैसे ही नहीं होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इनकरेक्ट। नंबर ऑफ सुबास को उसने रिड्यूस कर दिया था 12 पे, अंडर उसके रेन में 12 हो गया था, ये बिल्कुल सही बात है। और जो पोस्ट था वकील का उसकी भी ऑथोरिटी को रिड्यूस कर दिया गया था। ये 1 और 3 दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और सेकेंड और फोर्थ गलत है, क्योंकि अकबर ने पॉपुलराइज नहीं किया था टाइटल ऑफ दीवान-ए-आला ये, और उसके टाइम पे ट्रेडिशन जो था झरोखा सिस्टम का स्टार्ट हुआ था।
73rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड पेयर हमें बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। बख्शी मिलिट्री कमांडर, सदर मिलिट्री पे मास्टर, कोतवाल टाउन पुलिस कमांडर, फौजदार मेन गेट कीपर ऑफ द फोर्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें सिर्फ हमारा सही जो है वो सिर्फ कोतवाल है, वही टाउन पुलिस कमांडर हुआ करता था जो मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अर्बन रीजन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिर्फ करेक्टली में। बख्शी कौन होता था? बख्शी जो मिलिट्री पे मास्टर हुआ करता था, तो बख्शी आपका मिलिट्री पे मास्टर होगा। सदर जो होता था वो रिलीजियस ऑफिसर हुआ करता था मुगल पीरियड में। और फौजदार कौन होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था किसका? सरकार का। जो डिस्ट्रिक्ट होता था मुगल पीरियड में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था फौजदार। बख्शी कौन होता था? मिलिट्री पे मास्टर। सदर होता था रिलीजियस हेड, ऑफिसर्स और हेड। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल। मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द वजीर लुक आफ्टर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। खान समान अटेंडेड टू द रॉयल हाउस होल्ड। द बख्शी वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी। वजीर एक्टेड एज एम्परर इन अब्सेंस ऑफ द मुगल एम्परर ड्यू टू द हेल्थ इशू और मिलिट्री एक्सपेडिशन। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हाँ, वजीर जो है वो लुक आफ्टर करता था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, बिल्कुल सही बात है। खाने समान अटेंडेड करता था रॉयल हाउस होल्ड्स को, ये भी बिल्कुल सही बात है। बख्शी जो था वो चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी नहीं था, ये आप ध्यान रखेंगे। वजीर एक्ट करता था, वजीर एक्ट नहीं करता था, मतलब एम्परर के अब्सेंस में जब एम्परर जो होता है, जो राजा होता था, वो उसके एब्सेंस में बख्शी वजीर जो था वो एक्ट नहीं करता था। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं और इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 75th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रोच ऑफ मुगल एम्परर टुवर्ड पुलिस। तो मुगल एम्परर के अप्रोच टुवर्ड्स पुलिस टुवर्ड्स नोबल्स कौन सा सही है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।